मम्मी जी, आपको अपने बेटे की शादी जीती जागती लड़की से नहीं बल्कि बेजुबान पुतले से कर देनी चाहिए थी, क्योंकि सब्जी लड़की में तो उसका अपना दिल दिमाग होता है और वो आपकी ना चाहते हुए भी अपने दिमाग से भी कभी ना कभी तो काम करेगी ही। सजीव लड़की के सीने में दिल भी धड़कता है, उसमें भावनाएं भी उमड़ती है, पर आपके अनुसार तो बहू को अपना दिल दिमाग तो कभी इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। हमेशा आपके अनुसार ही काम होने चाहिए। आपको तो किसी की सलाह तक सुनना पसंद नहीं। आपको तो सारा नियंत्रण अपने हाथों में ही रखना है। आप चाहती है बहू बेटा बस अपनी इच्छा से कोई काम ही ना करे। माँ जी, मैं आपका सम्मान के कारण इतने सालों तक चुप रही, पर आपने मेरी चुप्पी की को मेरी कमजोरी समझ लिया है। पर अब बस मैं आपकी गुलामी करने को अब तैयार नहीं हूँ। रिश्ते दोनों तरफ से निभाई जाए तभी ताउम्र चलते हैं, पर हमारे गृहस्थी में तो केवल आप ही आप है। अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रख दिया है हमें। आपके अनुसार तो सास भी हमें आपसे पूछ कर ही लेनी चाहिए। रागिनी ने उस दिन लाल पीले होते हुए अपने सब्र का बांध तोड़ दिया। ऐसा मैंने क्या कह दिया बहू, जो तुम बड़े छोटे का लिहाज छोड़ हल्के पन पर उतर आई? भूल गई या याद दिलाओ कि मैं तुम्हारी सास हूँ। मुझसे तुम इस लहजे में बात नहीं कर सकती। रागिनी की सास सुधा जी क्रोधित होते हुए बोली, हाँ, मुझे अच्छे से याद है, आप मेरी सास है और मैं आपकी बहू। पर आपने तो मुझे कभी बहू समझा ही नहीं। अगर आपने मुझे घर की बहू, आपके बेटे की पत्नी समझा होता तो आप मुझे सम्मानजनक व्यवहार करती। मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं, पर आज भी घर की सत्ता आपके हाथों में है। सत्ता परिवर्तन तो आप चाहती ही नहीं है। माँ जी, 17 साल कोई कम नहीं होते। मैं भी कुशलता से घर परिवार चला सकती हूँ, पर आप चलाने दे तब ना। आप तो सो रही थी। हमारी काम वाली शांति ने मुझसे 2000 एडवांस मांगे। आपको तो पता है उसकी ननद की बेटी की शादी है, उसे भी तो ननद के वहाँ शगुन करना होगा। आने जाने का खर्चा, कपड़े वगैरह उसे भी तो रीति रिवाज अनुसार देने पड़ेंगे। तो मैं उसकी ज़रूरत समझ उसे पैसे दे दिए। वैसे भी उसने एडवांस मांगा था, महीना खत्म होने में सप्ताह भर तो रह गया है। पुरानी भरोसेमंद कामवाली है। पैसे देकर मैंने कौन सी गुनाह कर डाले जो आप मुझ पर चिल्ला रही थी? आप मुझ पर बेवजह चिल्लाने लगी कि आपकी परमिशन के बगैर मैं कामवाली को पैसे दिए, तो दिए कैसे? अब 17 साल बाद तो इतना छोटा डिसीजन अपनी मर्जी से ले सकती हो ना। इससे आपके सम्मान में कहाँ कमी आई? अरे, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको कुछ सिखाया नहीं है क्या? बड़ों से परमिशन का रिवाज हमारे संस्कारों में है। सुधा जी बोले, बड़ों से परमिशन का रिवाज हमारे संस्कारों में है, लेकिन सिर्फ बड़ों का मान रखने के लिए। अगर बड़े इसका गलत फायदा उठा रहे हैं तो यह गलत बात है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। रागिनी इतना बोलकर अपने कमरे में चली गई। आज उसने पिछले 17 सालों से सीने में दबा दुख बाहर निकाला था। रागिनी के ससुराल में पति राजीव, सास सुधा जी, ससुर दिनेश जी, 2 शादीशुदा ननद और 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी थे। सुधा जी एक तेज तरार चतुर महिला थी। उन्होंने अपने गोरे रंग व सुंदरता से अपने पति को अपने बस में कर रखा था। शादी होते ही सुधा जी ने तरह तरह के पैतरे आजमाते हुए ससुराल में अपने धाक जमा ली थी, क्योंकि उनके पति पूरी तरह से उनकी मुट्ठी में थे। उन्होंने अब अपनी सास को भी किनारे कर दिया था। सुधा जी के साथ बेहद सीधी सादी महिला थी। वह भी अपने बेटे की गृहस्थी बचाने के लिए चुपचाप सुधा जी के कहे अनुसार रहती। सुधा जी के साथ अपने बेटे से कभी भी बहू की बुराई नहीं करती थी। सुधा जी के काम में भी दखल नहीं देती थी, ताकि घर में शांति बनी रहे। इसी बात का फायदा उन्होंने उठाया और घर की सत्ता अपने कब्जे में कर ली। यह सिलसिला अब तक बरकरार था। सुधा जी ने अपने बेटे राजीव की शादी भी रागिनी से काफी सोच समझ कर की थी। एक शादी समारोह में वह पहली बार रागिनी और उसके परिवार से मिली थी। रागिनी दिखने में सामान्य रंग रूप की थी,
पूरी शादी में रागिनी अपने दादा दादी का विशेष ध्यान रख रही थी। समय समय पर उनका ध्यान खाने पीने का व्यवस्था कर रही थी। सभी से आत्मीयता से मिल रही थी। पहनने ओढ़ने उठने बैठने से शांत स्वभाव की और संस्कारी नजर आ रही थी। फिर क्या था, सुधा जी लग गई रागिनी को अपने घर की बहू बनाने। रागिनी को देखकर उन्हें लगा यह भी उनकी सास की तरह संस्कारों से बंधी सीधी सादी है। उनकी सत्ता को आज नहीं आएगी, उनका सिंहासन नहीं हिलेगा। सुधा जी के तेज तरार स्वभाव के साथ एडजस्ट करने के लिए रागिनी उन्हें एकदम परफेक्ट लगी। सुधा जी के पति दिनेश जी बैंक की सेवा से रिटायर हो चुके थे। उन्हें अच्छी खासी पेंशन भी मिलती थी। पैसा, आज्ञाकारी बेटा बहू, बेटियां ससुराल में सुखी। सुधा जी की तो 5 उंगलियां घी में थी, यानी हर तरफ से लाभ ही लाभ। ससुराल आते ही सुधा जी ने रागिनी पर शुरू से ही सख्ती रखी। पति राजीव भी हमेशा उससे यही कहता, माँ है वह हम मेरी, हमारे बारे में अच्छा ही सोचेगी। बहुत काबिलियत है मेरी माँ में। घर के छोटे से लेकर छोटे और बड़े से बड़े निर्णय सिर्फ और सिर्फ सुधा जी ही ले सकती थी। उनकी हाँ को कोई ना में नहीं बदल सकता था और ना ही ना को हाँ में। धीरे धीरे रागिनी को सुधा जी की व्यक्तित्व समझ आने लगा, लेकिन वह हंसती खेलती लड़की से बेजान मुरझाई महिला बन चुकी थी। उसके जीवन में कोई उत्साह नहीं बचा था। रागिनी की खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने तक के सारे निर्णय सुजा जी ही लेती। पति के साथ रागिनी को बाहर जाना है या नहीं, यह भी सुधा जी ही डिसाइड करती। हनीमून पर बेटा बहू अकेले नहीं जाएंगे, दोनों बहनों का परिवार भी साथ चलेगा, यह भी सुधा जी ने ही निर्णय लिया था। सुधा जी के पति के पास अपनी कार थी, लेकिन बेटा बहू को घुमाने के लिए उस कार का उपयोग नहीं कर सकता था। यह भी सुधा जी का निर्णय था। जब बेटे ने अपने लिए नई कार लेने का सुझाव दिया, तब भी बेटा बहू की पसंद को न मानते हुए सुधा जी और उनके पति ने अपनी ही पसंद की कार फाइनल की। कार के रंग व डिजाइन किसी में भी सुधा जी ने समझौता नहीं किया। यहाँ भी बहू की पसंद को जरा सा भी महत्व नहीं दिया गया। रागिनी अपने ही घर में शादी के इतने सालों बाद भी सहज महसूस नहीं करती थी। उसकी सास सुबह सुबह हाथ में जप की माला लेकर बैठ जाती, लेकिन आंखों पर चढ़े मोटे चश्मे से रागिनी की हर गतिविधि पर नजर रखती। अपने हाथों में बेलन, करची, चाकू पकड़ना तो उन्होंने बहू के आते ही छोड़ दिया था, पर रसोई घर में क्या बनेगा क्या नहीं, इसका निर्णय अब भी सुधा जी के हाथों में ही था। रागिनी सबकी पसंद का खाना बनाती, पर उसे खुद की पसंद का खाना बनाने की परमिशन भी नहीं थी। रागिनी को मोबाइल फोन रखने की इजाज़त भी 1-2 साल पहले ही मिली थी। एक बार राजीव ने सुधा जी से कहा था, माँ अब तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है, रागिनी को भी मोबाइल दिलवा देता हूँ, उसे सुविधा हो जाएगी। बच्चे के काम में उसे बाहर आना जाना पड़ता है, घर के भी कितने काम होते हैं जो उसे बाहर जाकर करने होते हैं। मोबाइल रखने से आसानी हो जाएगी। अब तो आपके पास भी मोबाइल है, मेरी बात अलग है। बहू को क्या ज़रूरत है मोबाइल फ़ोन की? बेकार में 5-7 हज़ार का मोबाइल खरीदो, फिर हर महीने रिचार्ज का खर्चा अलग। मैं तो मोबाइल के धार्मिक कार्यक्रम देखकर अपना समय बिताती हूँ। तेरे पापा तो टीवी से चिपके रहते हैं, तो मुझे भी तो अपने मनोरंजन के लिए कुछ चाहिए ना। बहू को मोबाइल दिलाने से वह घर के काम छोड़कर मोबाइल में ही लगी रहेगी। ऐसा बोल बोलकर सुधा जी हर बार रागिनी का मोबाइल खरीदने का प्रोग्राम कैंसिल करवा देती। घर में एक लैंडलाइन फ़ोन था, उसी पर रागिनी के मायके से फ़ोन आता, पर वह सास ससुर की मौजूदगी में मायके वालों से खुलकर बात भी नहीं कर पाती। वैसे भी सुधा जी उससे बात करने का मौका ही कहाँ देती थी। रागिनी के मायके से फोन आने पर सुधा जी कहती, रागिनी अभी व्यस्त है, रोटी बना रही है। कभी कहती छत पर से कपड़े उतारने गई है, कभी कहती रागिनी सो रही है। वो रागिनी को फोन ही नहीं देती थी। रागिनी राशन का सामान लिखती तो उसमें भी सुधा जी रागिनी की ज़रूरत की चीज़ों को हटवा देती। अरे यह नीम साबुन क्यों लिखा है?
और ये मूंगफली 1 किलो क्यों लिखी है? आधा किलो मूंगफली की ही काफ़ी होती है। सुधा जी कहती, मुझे मुहासे हो रही है ना, इसलिए नीम साबुन लिखा, और मुझे मूंगफली पसंद है, इसे कोई तरह की रेसिपी में इस्तेमाल करती हूँ, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। रागिनी कहती, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो इतना सामान लिख दिए? रागिनी को तो खाने पीने में भी संतुष्टि नहीं थी, उसमें भी हर तरह की सुधा जी रोक लगा देती थी। सुधा जी रागिनी पर अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदने में भी रोक लगाती थी। अरे रागिनी, तुम्हारी ननद ने अपने बच्चे के कपड़े भेजे हैं, तुम्हारी डोली और अंश के लिए। अच्छी हालत में है कपड़े, अब बेकार में नए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत? सुधा जी कहती, माँ जी, भाई बहन के कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है, पर साथ में नए कपड़े भी बच्चों को दिलवाने में क्या आपत्ति है? रागिनी धीरे से कहती, पर होता वही जो सुधा जी चाहती। हर बात पर अपनी ही चलाती, दूसरों की भावनाओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। दबे सर में कई बार रागिनी ने राजीव से कहा, कहीं हमें अलग घर की जरूरत ना पड़ जाए। अब बहू रागिनी बगावत पर उतर आई थी। सुधा जी का पारा रागिनी की कही गई बातों से चढ़ा हुआ था। अगले दिन जब राजीव ऑफिस से आते ही अपने पिता से कहता है, पापा जी, मैंने गणेश चतुर्थी के उत्सव के लिए सोसाइटी में चंदा दे दिया। मैं घर के बाहर गाड़ी पार्क ही कर रहा था कि सोसाइटी के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी मिल गए। वे गणेश उत्सव के लिए चंदा की मांग करने लगे। मैंने आपके नाम से 2100 दे दिए। राजीव ने कहा, अरे पहले मुझसे पूछ तो लेते कितना चंदा देना है। हर साल तो हम 1100 रुपये चंदा देते हैं, तो 2100 की क्या जरूरत है? लगता है अब तुम लोगों के जीवन में हमारा कोई महत्व नहीं है, अपनी मनमर्जी चलाने लगे हो। राजीव के पिता दिनेश जी बोले, अरे पापा जी, अब इसमें मनमर्जी चलाने वाली कौन सी बात हो गई? महंगाई कितना बढ़ गई है। गणेश मूर्ति, डेकोरेशन का सामान, प्रसाद, 10 दिनों का चाय नाश्ता, इतना तो जरूरी था देना। और बेटी डोली 10वीं में 98% मार्क से पास हुई है, तो इस बात की खुशी भी थी। तो खुशी भेंट 21 दे दिए मैंने। अब इतना छोटा सा डिसीजन में नहीं ले सकता। राजीव ने अपने पिता से कहा, हाँ तू भी अब बहू के पद पर चिन्हों पर चलने लगा है। हम तो अब बेजान फर्नीचर की तरह रह गए हैं इस घर में। पर याद रखना बेटा, यह घर हमारा है, यहाँ हमारे नियम कानून ही चलेंगे। सुधा जी ने बड़ी कठोरता से कहा, आप लोगों के साथ रहना हमारी मजबूरी या स्वार्थ नहीं, बल्कि आप लोगों के प्रति हमारा फर्ज है, जो हम चुपचाप निभा रहे हैं, ताकि आप लोग उम्र की इस पड़ाव में बेटे बहू की सेवा में वंचित न रहे। घर टूटने पर हर बार बेटे बहू को दोष दिया जाता है, लेकिन कई परिस्थितियों में बड़े बुजुर्गों की जिद, कठोरता और सत्ता में से प्रेम भी घर टूटने का कारण होते हैं। राजीव ने कहा, माता पिता के एकाधिकार वाले रवैया से माता पिता और बेटे बहू के बीच खाई पैदा हुई गई थी। माता पिता ने अपनी जिंदगी तो अपने हिसाब से जी ली, और अब अपने बेटे बहू की जिंदगी को भी अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे। यही असली समस्या थी। कुछ दिनों बाद रागिनी की बेटी डोली कहती है, दादी के कहे अनुसार 11th क्लास में मैं आर्ट सब्जेक्ट ले लिया था, पर अब मैं मैथ साइंस सब्जेक्ट लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। हमारे स्कूल में मैथ साइंस पढ़ाने वाले अच्छे टीचर नहीं हैं, इसलिए मैं स्कूल भी चेंज करना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कह रही हो साइंटिस्ट बनोगे? पहले गोल रोटी तो बनाना सीख जाओ, फिर चंद्रमा की गोली नापना। पता भी है साइंटिस्ट की पढ़ाई करने में कितने पैसे लगते हैं? ज़्यादा हमावे ना उड़ो, बीए एमए करो और ससुराल जाओ। सुधा जी ने पोती का मनोबल कम करते हुए कहा, बस माँ जी बस, अपनी बेटी को पढ़ने के लिए हम आपसे पैसे नहीं मांगने वाले, कम से कम उसे तो अपने फैसले लेने दीजिए। इतना दखल देने से आपको क्या मिलता है? सबका अपना एक वजूद होता है, अपनी ज़िंदगी है, हम सब ईश्वर के बंदे हैं, अपनी यात्रा पर है। सही गलत बताइए, आपका हक है, लेकिन हर बात में आप ही सही हो और आपकी ही बात मानी जाए, यह सही नहीं है।
आप अपनी राय दीजिए, लेकिन निर्णय हमें लेने दीजिए। अच्छे निर्णय आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और खराब निर्णय सिखाते हैं। अब तो आप लोग समय का आदर करें, सत्ता का मोह छोड़ दे, रागिनी ने कहा। हाँ, शायद बहू सही कह रही है। अब सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। अब हमें भी बेटे बहू को उनके घर संसार और जिम्मेदारी संभालने देनी चाहिए। जैसे मेरी माँ ने घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए हमें हमारे हिसाब से निर्णय लेने की आज़ादी दी थी। दिनेश जी ने स्थिति को समझते हुए कहा। इसके बाद सीधे तौर पर सुधा जी ने अपनी गलती मानी तो नहीं, पर ज़रूरत से ज़्यादा हर बात में दखल देने से बचने लगी। अपने बेटे बहू को वो स्टेप्स देने लगे, क्योंकि वह भी अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। मुझे लगता है माता पिता को अपने बच्चों की जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे रिश्ते में घुटन पैदा होती है। बात का बतंगड़ बनाने से बचे। जीवन उनका है, जीने की जिम्मेदारी उनकी है और उससे जुड़े नुकसान फायदे भी उनके ही हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इससे सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।